अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। अच्छी बात यह है कि जंगबंदी हुई, इसमें तोसी हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि जंगबंदी के मामलात में तोसी हुई। इशारे ये मिल रहे हैं कि आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। ये ईरानी सफ़ीर कह रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त पोस्टेड है। दूसरी तरफ ईरान को ये यकीन नहीं है कि आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी अमरीका ख़त्म करेगा। अमरीका ये जंग ख़त्म करना चाहता है और शायद अमेरिका के अपने अंदर भी अब इस जंग के ख़ात्मे को लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल पोजीशन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जो पॉइंटर्स हैं उसमें शायद कहीं लचक दिखानी होगी। दूसरी तरफ ईरान के क्या पॉइंटर्स हैं या हो सकते हैं जिस पर बात मुमकिनात में से है, नामुमकिन कुछ नहीं है। यूरेनियम की अफजूदगी का मामला है तो वो ईरान ऑलरेडी लचक दिखा चुका है। इसके बाद उनके अपने असासे जो मुंजमद हैं उस पर बात हो सकती है, कैसे उसको खोला जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने उन असासों की तफसीलात भी पेश की थी, किस किस मुल्क में कितने कितने असासे हैं। अगर वो गैर मुंजमद होते हैं और वापसी ईरान की तरफ आते हैं तो ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त अमरीकी सदर जो दिन में कुछ और रात में कुछ कह रहे हैं, लेकिन अमरीका का जो थिंक टैंक है वो ये समझता है कि अमरीकी सदर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस जंग को लेकर, और शायद अमरीकी सदर के साथ काम करने वाले जो वाइस प्रेसिडेंट या दीगर अमला है या उनकी बाकी कैबिनेट है वो कुछ और सोचती है। हमने गुज़िश्ता रोज़ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी देखी और पढ़ी। उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस जंग के बाद से डोनाल्ड ट्रंप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचाई जा रही, या जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ ट्वीट करते हैं जिसके बाद पता चलता है ये ट्वीट किया है, जिससे उनकी अपनी जो हम किचन कैबिनेट कह लें वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक तरफ जंगबंदी की बातें और दूसरी तरफ धमकियां, तो ये चीज़ कैसे चलेगी। मगरिब काफ़ी बैकफुट पे है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन के हवाले से ख़बरें थीं या इत्तलात थीं कि वो समझते हैं कि आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी या बंदिश के बाद ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाए। ऐसे मामला कैसे चलेंगे? इस जंग में डायरेक्टली मगरिब कूद नहीं रहा है और मगरिब इसका हिस्सा नहीं है। अभी तक मगरिब ने कोई बड़ा कदम लिया नहीं है और लगता भी नहीं है कि वो लेगा। चाइना वोकल ज़रूर है लेकिन बैकफुट पर है और चीज़ों को बेहतर और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है और आपके सामने है ये कोशिशें। डिले हो सकता है इन मुज़ाकरात में, लेकिन शायद आज नहीं तो कल ये मुज़ाकरात होके रहने हैं। किन बुनियादों पर होने हैं, दुनिया कैसे असरअंदाज है और बहुत मुश्किल हालात हैं। IMF के MD ये कह रही हैं कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर ईरान के आबनाए हुरमज़ खोलने वाली बात मान भी ली जाए तो भी दुनिया में जो महंगाई का तूफ़ान और ख़ास तौर पर अमेरिका के अपने अंदर एक महंगाई का तूफ़ान है उसको कम होने में अभी काफ़ी अरसा लगेगा, इससे रिकवर होने में। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान नसीर माहिर आलमी उमूर हैं, डॉक्टर हसन ज़फ़र माहिर आलमी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी डिटेल इनसे डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर रिजवान साहब, एक चीज़ अच्छी है कि चले जंगबंदी में तोसी हुई, पाकिस्तान की बात मान ली गई और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद दोनों फरीक अभी जंग की तरफ जाना नहीं चाहते, जो कि बहुत अच्छी बात है दुनिया के लिए भी, हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात है। ये खित्ता बहुत एक टेंस सिचुएशन में लेकिन ये जो जंगबंदी हुई है डॉक्टर रिजवान साहब, क्या ये जंगबंदी मुज़ाकरात का रास्ता आगे क्लियर करेगी या जंगबंदी आगे जाकर कोई नया मोड़ लेगी? अरसलान खोकर साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। अब जो जंगबंदी है ये तो बड़ी खुश आइंद है। कल के ट्वीट के बाद जो सदर ट्रंप ने ट्वीट किया था कि जब डेडलाइन अप्रोच हो रही है तो हम ज़्यादा सख्ती के साथ निपटेंगे ईरान के साथ, लेकिन उसके बाद इसमें तोसी होगी। मैंने कल एक किसी टीवी शो में कह दिया था कि ये पॉस्चरिंग होती है। पॉस्चरिंग ये होती है कि थोड़ा सा डराना धमकाना और उसके बाद, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इस जंगबंदी का फ़ायदा ईरान को नहीं, अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है और इसराइल को भी ज़्यादा हो रहा है। इसराइल के अंदर जो मुजाहिरे शुरू हो गए थे, इसराइल की अपनी अवाम जो बाहर निकल के कह रही थी जंग को रोको, तो मेरा अपना ख्याल है कि इस टाइम इस जंगबंदी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी फ़ायदा ले रहे हैं और नेतन्याहू भी फ़ायदा ले रहे हैं। अब आ जाते हैं ये जंगबंदी से दुनिया में क्या मामला हो रहे हैं, वो तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। देखें, मैं ये समझता हूँ IMF, वर्ल्ड बैंक या दुनिया के दीगर जो मालियाती इदारे हैं उन्होंने बड़ी साफ पेशेन गोई कर दी है। अब ये जंग रुक भी जाएगी ना, लेकिन इसका जो ग्लोबल रिसेशन का एक फियर है वो होके रहेगा। वो रिसेशन स्मॉल स्केल पे होगा या वो रिसेशन लार्जर स्केल पे होगा, वो अभी डिफाइन होना बाकी है, क्योंकि जितनी एनर्जी सप्लाईज हैं यहां से जाती, देखिए दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई को कम नहीं होती।
और 20% के ऊपर भी बिल्कुल अमेरिका ने अब आके ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। और उसके बाद अब यह देखें कि वो इसको एज अ यूज कर रहे हैं कि कोर्सिंग टूल अगेंस्ट ईरान। मैं समझता हूं ये बिल्कुल एक हमाकत, डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता। अभी आप कहते हैं ये जंगबंदी और कोई मोड़ लेगी, मैं समझता हूं ये जंगबंदी अब, अगर अमेरिका ने जंग शुरू करनी होती तो वो जंग शुरू कर चुका होता, जैसे उसने बिल्कुल पहले जंग बगैर किसी अनाउंसमेंट के, नरेंद्र मोदी इसराइल जाते हैं, वापस आते हैं, नेतन्याहू पहले हो चुके थे वॉशिंगटन डीसी से, तो जंग प्लान हो चुकी थी, खामोशी से जंग शुरू कर दी। और मैं समझता हूं कि अब जो है ना, अमेरिका चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह से इसको कोई ना कोई सेफ एग्जिट मिल जाए। ट्रंप को सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को सेटिस्फाई करना कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन विक्टोरियस इन वॉर अगेंस्ट ईरान, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। और आपने वो देखा होगा कि कितना बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट किया जब आपने ब्लॉकेड लगा हुआ था और आपने सीज फायर भी चल रहा है और आपने ईरान का एक इकोनॉमिक वेसल, वो जंगी वेसल नहीं था, वॉर वेसल नहीं था, लेकिन उसे आपने सीज कर लिया। और इस तरह के मामलात में मेरा ख्याल निगोशिएशंस नहीं होते। और ईरान बड़ा प्रिंसिपल खड़ा हुआ है। ईरान कहता है कि अगर आपने वाकई मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात वाला मूड बना लें थोड़ा सा। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते, एक साइड पर लेबनान में दोबारा से इसराइल अटैक किए जा रहा है, एक साइड पर दोबारा से वहां पे बुलडोजिंग की जा रही है, सारी की सारी सेटलमेंट्स उड़ाई जा रही हैं, दूसरी साइड पे आपने ब्लॉकेड लगा दिया है, हमने तो खोल दिया था, आपने ब्लॉकेड लगा दिया है। तो इस तरह से नहीं होगा। अरसलान साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्लॉकेड है ना, उसकी एक इम्प्लीकेशन है, वो चाह रहा है कि ये जो चाइना है ना, जिसकी 40% तक एनर्जी जो है वो गल्फ पे है, चाइना भी इसमें आए, चाइना की भी चीखो पुकार सामने आए, ताकि पता चले, दुनिया को बताया कि मैंने चाइना को भी तकलीफ में डाल दिया। यूरोपियन यूनियन जो बिल्कुल खामोश बैठी है लेकिन परेशान बैठी है, वो चाह रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन करे उसकी जंग को, जो वो चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो दैट इज वॉर ऑफ इजराइल, दैट इज नॉट वॉर ऑफ यूरोप। और आपने ये भी देखा होगा कि एक बड़ा कमाल का एक्ट किया है स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्लोवेनिया और आयरलैंड के साथ मिलकर कहा है कि इसराइल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाए। सर, इतनी बड़े सख्त स्टेप ले रहा है। हंगरी के नए हेड ऑफ स्टेट ने कह दिया है अब आया नेतन्याहू तो गिरफ्तार हो जाएगा। हालांकि इससे पहले सिर्फ हंगरी वो मुल्क था जो नेतन्याहू को वो स्पेस दे रहा था। डॉक्टर हसन, अभी बड़ी डिटेल 4-5 पॉइंटर्स उठाए हैं डॉक्टर रिजवान ने। मैं चाहूँगा पहले ज़रा हम इस पर बात कर लें। ये जो जंगबंदी में तोसी है, ये रास्ता बनेगी आगे जाकर मुज़ाकरात का, या फिर ये जंगबंदी, जैसे ईरान कह रहा है कि जंगबंदी शायद अमेरिका किसी बड़े हमले के लिए जंगबंदी का ड्रामा कर रहा है? मेरा तो ख्याल है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसलिए कि जब पहले जंग बंदी हुई तो उससे पहले क्या हुआ था उस पर एक नजर डालें। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बहरीन ने करारदाद पेश की थी, जिस पे सिक्योरिटी काउंसिल में 2 मेंबर्स एब्सेंट थे, 11 ने उसमें उसके हक में वोट दिया था और 2 ने उसे वीटो किया था। 2 वीटो करने वाले मुल्क थे रशिया और चाइना। सो एक क्लियर सिग्नल था कि हम किस साइड पे खड़े हैं और हम किसके साथ और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जंग बंदी हो गई थी। अब जब इन्होंने जंग बंदी एक्सटेंड की है तो 2 दिन पहले क्या हुआ है, हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो सिग्नल्स देखें। रशिया ने 40 इजरायलियों को डिटेन किया मॉस्को एयरपोर्ट पे, परसों की बात है, और इसको बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया। इसराइल के अखबारों ने, जेरूसलम टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इसराइल, दोनों में बहुत ये प्रोमिनेंट खबर थी। और उनको कहा गया कि ईरान हमारा एलाय है और हम उनके खिलाफ कोई आपकी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होने देंगे। सो एक क्लियर मैसेज आ गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब का ऑयल लेना जो है चाइना ने बंद कर दिया था, तो सऊदी ऑयल क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया था तो वो नहीं कर रहे थे, तो दे लुक फॉर अदर मार्केट्स। कल 1.5 घंटा फोन किया सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को ये मामला हल करने के लिए, क्योंकि अब जाहिर है कि सऊदीया पे भी इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है। अगर उनकी ऑयल सेल्स कम हो जाती हैं और उनके ट्रेड रूट्स क्लोज हो जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने से, और अब बाबुल मंदब पे और दूसरे सुएज कैनाल वाले ट्रेड रूट के ऊपर भी, वहां पे भी अब एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। सो वो मामला भी किसी वक्त हो सकता है। अभी सीज फायर की
जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट यूनिलेटरली इसको एक्सटेंड कर दिया है, वो उनका इस वक्त जो है फोकस 14-15 मई को जो मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बीजिंग में, वो है। वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना भी हो, बट उस मीटिंग की अहमियत इनके लिए इसलिए है कि चाइना के साथ उनके बहुत अहम तजारती मामलात हैं। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, फिर चाइना से उनको फर्टिलाइजर आता है, चाइना ने उनका फर्टिलाइजर रोका हुआ है, तो अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा अमेरिका में तो उनके फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम होगा, वो एक अलग सिचुएशन बन सकती है। सो ये वेरियस इश्यूज हैं। फिर रेयर अर्थ का अच्छा, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इस ब्रेक के बाद ना जरा इस पर हम डिटेल आपने बड़े अच्छे ये भी एक अलग जहत है, इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर हसन, प्लीज ये कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, अगर चाइना सऊदी अरब के टाइज में मामला जरा दूसरी तरह होते हैं, फिर गल्फ पूरा रीजन इस जंग की लपेट में था। अच्छी चीज़ ये है कि गल्फ कूदा नहीं इस जंग में, और उसकी शायद बड़ी वजह पाकिस्तान हो सकता है। इस वक्त आपके मुताबिक अब मुज़ाकरात की तरफ शायद ही जाएं, लेकिन अगर मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाते तो क्या ऑप्शन है, क्या हल है, क्या रास्ता है? हल तो अभी तो ये है कि आपने 2 दिन पहले देखा यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पे जो ब्लैक सी पे हैं, और उसकी रिटेलिएशन इमीडिएटली रशिया ने नहीं की है, हालांकि वो बहुत बड़ा नुकसान था। वो उसको किसी ना किसी तरह वो रिस्पॉन्ड करेंगे। रशिया की यूक्रेन की जंग को वो ख़त्म कराना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये रशिया उसको प्रोलॉन्ग कर रहा है। रशिया प्रोलॉन्ग करेगा वो उस जंग को, और रशिया ही प्रोलॉन्ग करने में इंटरेस्टेड होगा मिडल ईस्ट की जंग को भी। अब ये देखिए कि इस जंग से फायदा क्या हो रहा है रशिया को। रशिया का ऑयल मार्केट में हाई प्राइस पे बिक रहा है, पहले वो डिस्काउंटेड रेट्स पे बेचते थे। सो अब रशियन ऑयल पे पाबंदी नहीं है, गल्फ के ऑयल पे ओपेक प्लस ये ब्रेंट क्रूड जो है मिडल ईस्ट का, अब उसके ऊपर पाबंदी है, वहाँ पे एक्टिविटी खराब है। इसका एक नुकसान चाइना को हो रहा है, जाहिर है चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है गल्फ, जहाँ पे वो अपना सामान बेचते हैं। सो ये एक पहलू आ रहा है, लेकिन चाइना को तो ऑयल मिल रहा है ईरान से, और ईरान से उन्हें मुनासिब रेट पे मिल रहा है और दूसरे सोर्सेज से मिल रहा है। सो इतना मसला नहीं। अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ये मुल्क क्या सोच रहे हैं, खुद को कैसे पोजीशन कर रहे हैं। सर एक जंग है, और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस जंग के, और कितनी जहतें हैं। आमना महमूद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर आलमी उमूर है, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर रिजवान, ये बताइएगा, ये जो भी बात डॉक्टर हसन ने की है, बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं, ख़ासतौर पे पेट्रो डॉलर से एक शिफ्टिंग हम देख रहे हैं। ये कोई पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इस जंग से? बहुत कुछ वैसे हुआ है, कई कई बड़े बड़े ब्लॉक्स या नई सफबंदियाँ नज़र आ रही हैं, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में दिख रही हैं। आज से पहले हमने ऐसा नहीं देखा था। इराक जंग हुई, बगैर सोचे समझे उसमें कूद गए। अफगानिस्तान की जंग हुई, बगैर सोचे समझे नेटो उसमें कूद गया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले या ना मिले उसमें कूद गए, और लंबा अरसा वहाँ रहने के बाद नुकसान भी उठाया। अभी भी मैं देख रहा हूँ पेंटागन की वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी मैंने, जिसके अंदर अमरीकी तारीख का बड़ा तरीन दिफाई बजट उन्होंने $1 ट्रिलियन में मांग लिया है। जी अरसान साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि ये जो जंग है ना, ये बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रही है। तब्दीली ये लेके आ रही है कि ये देखें कि वो नेटो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सिक्योरिटी पे इन्हिसार करता रहा। वो बात और है कि नेटो ने वो जंगें नहीं छेड़ी जो अमेरिका ने छेड़ी, और नेटो को वो लड़नी पड़ी एज अ पार्टनर। ठीक है, अब यूं हुआ है कि अब अमेरिका के इस सदर ने जो नेटो के साथ किया है, उसने खास तौर पे बड़ा एक रिएक्शनरी मोड है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जिम्मेदारी थी जैसे वो रखते रहे हिस्टोरिकली तमाम प्रेसिडेंट के, नेटो के बगैर अमेरिका कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि इस जंग में अमेरिका को जो मुंह की खानी पड़ी है, कभी सोचा था कि अमेरिका इतनी जल्दी निगोशिएशन टेबल पे आएगा और ईरान की टर्म्स को कंसीडर कर रहा होगा? वो कर रहा है। दूसरी बात आपने पेट्रो डॉलर की है। देखिए पेट्रो डॉलर जो है वो मेरा ख्याल उसका डिक्लाइन हो गया। अब यूं है कि जितनी अरब कंट्रीज थी, इन्होंने अमेरिका की दफाई सामान भी खरीदना होता था, जो यहां से वो कमाते थे वो अमेरिका की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता था। अमेरिका की जो गारंटीज थी इनको सिक्योरिटी की, वो सारी की सारी हवा में उड़ गई इस जंग के बाद। अब इसका मतलब यह है कि उनके पास अमेरिका की जितनी भी गारंटीज थी वो जीरो हैं, उन्हें किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। एक चीज तो तय हो चुकी है कि
चाइना ने रिसेंटली जब ईरान और सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी जो मेल्टिंग ऑफ जो आइस है उसको किया, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये क्लोज हुए। मैं ये समझता हूं कि अब आने वाले दौर में ये जंग चाहे स्लो स्लो चले या चाहे बंद हो जाए, चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस चीज में। चाइना ने तो पहले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दे दिया था, कनेक्टिविटी का दे दिया था कि हमने कनेक्टिविटी के साथ लेकर के चलना है। अमेरिका का एक मसला हो गया है कि अमेरिका जो है, जब भी अमेरिका जब कोई कंट्री के पास जाता है वो पहले डिफेंस लेके जाता है, फिर डेवलपमेंट लेके जाता है। अब यहाँ पे वो डिफेंस लेके आया, डेवलपमेंट लेके आया इन कंट्रीज में, वो डिफेंस की वजह से डेवलपमेंट भी उड़ गई। आज यूएई में जो प्राइसेस हैं आपके सामने हैं, या दीगर कंट्रीज हैं उनमें जो मसाइल हुए हैं, फूड की किल्लत हो गई है, फर्टिलाइजर्स की किल्लत हो गई है, दीगर अजनास की किल्लत हो गई है, सिक्योरिटी उनके पास बिल्कुल नहीं है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उन्होंने पैसे मांग लिए यूएई ने। ये मसाइल अभी शुरू हुए हैं, अभी ये शुरू हुए हैं, अभी इन्होंने और मैच्योर होना है। मैं समझता हूँ इट लीव्स अ वैक्यूम फॉर चाइना टू एंटर इन यूएई, अदर कंट्रीज जो भी गल्फ में हैं। अब एक मेरा और ख्याल है ये इम्पोर्टेंट जो चीज, सऊदी अरब के साथ राब्तों की बहाली है, ये इसका शायद पहला कदम हो सकता है, और इस तरफ भी चाइना का रोल बड़ा बढ़ा है। दूसरा, रशिया चाइना का रोल, अभी तक हम देख रहे थे कि चाइना फिर वोकल है, रशिया थोड़ा बैकफुट पे था। वो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उनका ऑयल बिक रहा है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए तो शायद ब्लेसिंग हो जाएगी ये जंग। आमना साहिबा, एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ तौसी जंग में, दूसरी तरफ ब्लॉकेड आबनाए हुर्मज़ का, ये ब्लॉकेड के साए में कोई मुज़ाकरात की बात कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें। जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा ख्याल है कि ये तो अमेरिकन टैक्टिक्स है ना, कि एक तरफ आप, ये शुरू से अमेरिका की पॉलिसी है जो हेनरी किसिंजर ने निक्सन साहब के जमाने में दी थी, कैरेट एंड स्टिक की। और उनका ख्याल है कि जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक ईरान नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएगा, और जब तक नेगोशिएशन टेबल पे जब वो आएगा तब भी अगर उसके ऊपर दबाव महसूस होगा उसको अपने ऊपर, तो तब ही वो अमेरिकन टर्म्स पे आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। मसला ये है कि ये पुराना स्क्रिप्ट है और पुरानी गेम चल रही है, लेकिन जो ईरान है वो सारी दुनिया के ममालिक से डिफरेंट है, और उनका रिएक्शन जो है वो ड्रास्टिक है, खास तौर पे मिस्टर ट्रम्प के लिए, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प जिस लेवल पे अपने आप को देख रहे थे कि वो शायद वर्ल्ड कंट्रोलर हैं, और वो जब चाहे जंग शुरू करेंगे और जब चाहे जंग बंद करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। वो उनको वेनेजुएला लग रहा होगा ना, उन्होंने अभी वेनेजुएला का मजा चखा था, ईरान का तो अब चखा है। जी बिल्कुल, लेकिन वेनेजुएला जो सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया, लेकिन अमेरिका के लिए उसको कुचलना बड़ा आसान था। और इसी तरह से आपने मिडिल ईस्ट में देखा कि वन बाय वन उन्होंने 6 मुस्लिम कंट्रीज को सैक कर दिया, और ऑफर्स ये सारों को यही थी। और अभी फर्दर भी उनके जो प्लान है ग्रेटर इजराइल के, डेफिनेटली अमेरिका उसमें शामिल है। लेकिन ईरान जो है वो एक डिफरेंट सिविलाइजेशन है, वो डिफरेंट पीपल है, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सारी दुनिया से डिफरेंट है। वो या सरवाइव करेंगे या वो खत्म हो जाएंगे, और उनको खत्म करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर अमेरिका इस वक्त जो प्लान कर रहा है कि जैसे ही अगर जंगबंदी खत्म होगी तो फिर वो वहां पे ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, तो अमेरिका वैसे जाके फंसेगा जैसे वियतनाम में फंसा था, इसलिए कि उनका टेरेन भी वैसे ही है, पोटोहार है, पहाड़ियां हैं, छुपने की बहुत जगह है, और दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। 45 ईयर से उनके ऊपर सैंक्शन है, तो वो वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो अमन कायम करने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और ये सब जो है ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, टोपी ड्रामा है, जस्ट टू एंगेज पीपल के, ये बताने के लिए कि मैं तो अमन की बात कर रहा हूँ, इरानियंस आर नॉट कमिंग टू द टर्म्स। अब तो आमना साहिबा, अब जो मगरिब है पूरा, वो खुद मगरिबी मीडिया इस पर चीख रहा है कि ये तो अमेरिका की मजबूरी है जंग बंद करना, और ईरान जैसे फ्रंट फुट पे उनकी मजबूरी नहीं है। सुपर पावर चैलेंज करवा दी है उन्होंने 40 दिन की जंग से। उन्हें लगता था मादोरो की तरह उठा लाएंगे लोगों को, यहाँ सुपर पावर चैलेंज हो गई है उनकी। और जाहिर है एक पावर यहाँ पर इतनी बड़ी मौजूद है जो लोगों के साथ इकोनॉमिक टाइज बढ़ाती है, किसी को दबाती नहीं है चाइना, तो जाहिर है लोग उसके साथ जाना चाहेंगे, और हर कोई अमन की ख्वाहिश चाहता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बिलफर्ज मुज़ाकरात होते हैं, आगे चल के पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाती हैं, मुज़ाकरात होते हैं। ईरान पर से भी जो पाबंदियाँ हैं वो उठना बहुत ज़रूरी है ईरान की अपनी मईशत के लिए। बतौर अमरीकी सदर वो तो कह रहे हैं कि $500 मिलियन यौमिया नुकसान हो रहा है ईरान को, लेकिन उन्हें खुद भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम जरा वापस आते हैं, किन पॉइंटर्स पे बात हो सकती है इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर हसन, अगर पॉइंटर्स की बात कर लें बिलफर्ज, उनके असासे मुंजमद हैं, बहुत सारे मुल्कों में मुंजमद हैं, और 79 के बाद से ये मामला है। असासों की बहाली,
फिर यूरेनियम की अफजूदगी, ये 2 चीज़ें हैं जिस पर सारे मामला तय हो सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई और बात है जिस पर बात होनी चाहिए या हो रही होगी? और अमेरिका के दरमियान इनका पूछ रहे हैं। जी देखिए, रियासतें लोगों की तरह नहीं सोचती, ये लॉन्ग टर्म सोचती है। लॉन्ग टर्म में ईरान क्या चाहेगा, वो जंग बंदी फौरी तौर पे उससे उन्हें हासिल क्या होगा? क्या उनके बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे? बुनियादी मसाइल उनके हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस हटा दी जाएं, उनको ऑयल की मुकम्मल इजाज़त दी जाए, और वो एक चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो है उनकी नेशनल सॉवरेनिटी। और जो उनसे डिमांड की जा रही है कि अपना न्यूक्लियर मटेरियल आप हमारे हवाले कर दें, वो ये नहीं करेंगे। ये नेशनल डिग्निटी का मैटर बन गया है। इतना नुकसान उठा के, इतनी कुर्बानी दे के इस किस्म की हजीमत वो क्यों उठाना चाहेंगे? सो दैट इज नॉट हैपनिंग। अमेरिकन को भी इस बात का पता है कि ये रेड लाइंस आ गई हैं, अब इसके आगे पुश करने की जरूरत नहीं है। सो दोनों साइडें जो है ना टाइम बाय कर रही हैं। अब बात हो रही है कि 2 लाख सोल्जर्स जो हैं वो यूएस जो है उनको डिप्लॉय कर रहा है। सो 2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय होने की बातें हो रही हैं। जेरल्ड फोर्ड जो है वापस आ गया है अपनी पोजीशन पे ओशन में, वहां से रिपेयर होकर साइप्रस से। तो इसमें मुज़ाकरात क्या होने हैं कि वो अंधे बहरे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि ये अमेरिकन क्या कर रहे हैं, और ये एक तरफ तो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। सो अब आप देखें, जरा टाइम लाइन देख लीजिए। 14-15 मई शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीटिंग होनी है। तो ये बीजिंग में मीटिंग होनी है, उसके लिए टाइम चाहिए, उससे पहले कोई मेजर एस्केलेशन नहीं होगी। देन व्हाट हैपन्स, मिड में आ जाता है, तो मिड में कोई मेजर, मेरी बहुत सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से बात हुई है और इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कल का दिन। ये जो पीरियड है 15 मई से 15 अगस्त तक का, वो वहां पे 55 टेम्परेचर होगा कुवैत में और दूसरी साइडों पे, क्योंकि उसी साइड से ये मोबिलाइज करेंगे अपनी फोर्सेस। दैट इज क्लोजर टू तेहरान, जो उनकी नॉर्दर्न साइड है। सो टोटल नॉर्थ पे नहीं जा सकते, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखने वालों को समझ आ जाए कि ये सारी स्टोरी क्या है। ये वेस्ट से अटैक करने का प्लान बनाएंगे, यूएई की साइड से, फुजैरा से, या दूसरी साइडों से, यानी कुवैत, वो गल्फ का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया ना, उससे। इसलिए कि दूसरी साइड पे है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ कनेक्ट होता है रशिया पीछे से। उस साइड पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, तो वो लेस लाइकली है कि वहां से डिप्लॉयमेंट हो। ये ज्योग्राफी समझना इसलिए जरूरी है कि ज्यादा प्लॉजिबल एरियाज ऑफ अटैक रह जाते हैं कुवैत वाली साइड से, और कुवैत में उनकी बेसिस भी हैं। कुवैत में 55 डिग्री सेंटीग्रेड 60 तक चला जाता है कभी कभी तो टेम्परेचर। अमेरिकन फोर्सेस इतने उस क्लाइमेट में, उस टेम्परेचर में ऑपरेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि 3 महीने का डिले आएगा उस अटैक में। 2 लाख फौजें जो ये लगाएंगे, तो उससे पहले पोजीशन। ये आपने बड़ी अच्छी बात हमें ये बात, इसको जरा बात मुकम्मल कर लेने दीजिए 2 मिनट में, क्योंकि ये सारी सिचुएशन समझना जरूरी है। जो आपका बुनियादी सवाल है ना, वो इससे एड्रेस होता है जी। तो 3 महीने का डिले चाहिए, तो 3 महीने क्या होगा? 3 महीने यही होगा जो अब हो रहा है। टॉक्स, नो टॉक्स, टॉक्स, लिटिल बिट फाइट। एक जहाज पकड़ लिया, एक बहरी जहाज पकड़ लिया, थोड़ी सी इधर स्ट्राइक कर दी, थोड़ी सी उधर कर दी, कोई मेजर रैली नहीं होगी इसमें स्ट्राइक्स की। तो 3 महीने इस तरह से चलाएंगे, एंड ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ मेजर एस्केलेशन इन अगस्त एंड बियॉन्ड। वो एक थोड़ा टाइम आएगा, और उसी वक्त ये टाइम आएगा जब ये इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर पुश करेंगे। ओह ओके, आमना साहिबा। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर हसन के जो एनालिसिस से एग्री करती हूँ, जो ये बात कर रहे थे कि एस्केलेशन के लिए अमेरिका बिल्कुल तैयार है, और जो उसकी लिमिटेशन है वो अपनी तरह है। कैस्पियन सी में तो उनका एंटर होना आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि वो तो लैंड लॉक, एक तरह से 5 कंट्रीज की लॉक्ड एक लेक है, और वहां से तो अमेरिका की एंट्री जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री वहां से ये रिस्क नहीं ले सकता कि अमेरिका को फैसिलिटेट करे वहां से एंटर हो, क्योंकि रशिया वहां पे एक मेजर पावर के तौर पे मौजूद है। और दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ
रीजेनुएशन ऑफ इरानियन आर्सेनल, क्योंकि वहां से उनको असले की बहुत ज्यादा खेप आ सकती है और मुसलसल आ रही है अभी भी। दूसरा जो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और वो वाकई ही बाय कर रहा है टाइम, चाहे वो शॉर्ट टर्म में उसको मिल जाए चाहे लॉन्ग टर्म में मिल जाए, लेकिन अमेरिका ने छोड़ना बिल्कुल नहीं है ईरान को, क्योंकि दैट इज द ओनली हर्डल इन क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर इसराइल। अब इसमें अगर हमारे अरब दोस्तों को ये ख्याल नहीं आएगा कि उनका सर्वाइवल इसमें नहीं है, कि वो अमेरिका के ऊपर रिलाय जैसे कर रहे थे, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये टर्निंग पॉइंट है, दैट इज द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री वंस अगेन। अमेरिकन ठीक है, अगर गल्फ की सिचुएशन तब्दील हो जाती है, आप दोनों के जो बात मैं सुन रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज हो चुकी है। आप देखिए कि कहीं से भी अमेरिका को अंदर से सपोर्ट नहीं आ रही है, और ये कुवैत से मोबिलाइजेशन करना, बहरीन से मोबिलाइजेशन करना, ये भी अब भी टेबल पे एजेंडा मौजूद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई अरब मुल्क ये रिस्क लेगा कि उसकी लैंड से एस्केलेशन हो। तो अभी तो अमेरिका को हो चुका है, जैसे अभी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं इस जंग के दौरान। डॉक्टर रिजवान साहब, ये इंपॉर्टेंट बातचीत है, मैं चाहूंगा इस पे आपका भी एक शॉर्ट सा व्यू आ जाए। देखें, रेड लाइंस हैं कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेने देंगे, ठीक है, रेड लाइन है। इसको अचीव करने के लिए अमेरिका अपने 1 लाख फौजी डिप्लॉय करेगा एज अ पोस्चरिंग, उन्हें उतारेगा नहीं। अमेरिका में अगर 5000 बच्चे भी चले जाते हैं ना, तो वहां पे सफ़े मातम बिछ जाएगा और फोर्सेस वापस बुलानी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह की जंग जो होती है ना, एसिमेट्रिक वॉर, इसमें अमेरिका पहले मार खा चुका है और फौजियों को ऑन ग्राउंड भेजना सबसे बड़ा टारगेट एक्सपोज करना है। इस तरह की चीज में उनको सिर्फ और सिर्फ अगर एग्रीमेंट लेना है तो ईरान तो पहले वो कर चुका था JCPOA की सूरत में, और वो दीगर पार्टीज को इन्वॉल्व करके वो ईरान को इस चीज पे ले आएंगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना ले सके। अब दूसरी बात आती है, मैं ये समझता हूँ मसला सारा ये है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल होगा कि नहीं। ये मसला है कि वो ईरान जिसको 1979 से पाबंदियों के तहत रखा गया, 2000 के बाद वो पाबंदियां मजीद स्ट्रिक्ट कर दी गई, 2010 के बाद बैंकिंग हर तरह की पाबंदियां लगा दी गई। मैं ये समझता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ना बन जाए ईरान के लिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और उसके अलावा एक ओनरशिप, उनकी ना तो पाबंदियां काम करेंगे ना कुछ और। वो ईरान अपना जब पैसा कमाएगा तो अपना असला भी बनाएगा, ईरान के साथ दीगर मामला। तो मैं ये समझता हूं कि इसका जो इकोनॉमिक फैक्टर है, मेरी नजर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका को नजर आ रहा है। वो इतनी लंबी पॉलिसी जो अमेरिका ने बनाई थी ईरान बहुत के ऊपर, अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, आप तीनों हजरात ने बड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन जफर साहब, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आमना महमूद साहिबा, थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन, कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।